हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशल कर्व्स के इम्पोर्टेंट 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और इस टॉपिक को मैंने एक ही पार्ट में बनाया है। दिस इज सिंगल पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, डैश इज अ कर्व generated by a point on the circumference of a circle which rolls without slipping along another circle outside it। यानी कि एक वक्र की परिधि पर एक बिंदु द्वारा उत्पन्न एक वक्र है जो इसके बाहर किसी अन्य वृत्त के साथ बिना खिसके लुढ़कता है, उसे कहते हैं। अब चार ऑप्शन है आपके पास: ट्रोकॉइड, इपीसाइक्लॉइड, हाइपोट्रोकॉइड, इन्वोल्यूट। अब पहले फिगर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एक बार में आंसर समझ सकें। अब यहाँ पे कंडीशन है, क्या होती है जो कंडीशन हमें दी है, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक बड़ा सर्कल है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिंग सर्कल, और उसके ऊपर एक छोटा सर्कल रोल कर रहा है, यानी कि वो है रोलिंग सर्कल। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है, इसे हम बोलते हैं ईपी साइक्लॉइड। और ईपी साइक्लॉइड में क्या होता है, इसके सरकमफेरेंस पर यानी कि इसकी परिधि पर क्या करते हैं, हम एक पॉइंट मार्क करते हैं। सपोज इस पॉइंट को मैंने पी नाम दिया। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये चक्का यानी कि रोलिंग सर्कल आगे बढ़ता जाएगा, कब तक इसको आगे बढ़ाना, जब तक ये पूरा एक रेवोल्यूशन न ले ले, यानी कि पूरा घूम के 360 डिग्री ना घूम जाए। तो ये P पॉइंट होगा, इसके सरकमफ्रेंस से मार्क किया। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये अपनी स्थिति बदलता जाएगा। तो ये किस रास्ते से होता हुआ P पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इसी रास्ते को हम ईपी साइक्लॉइड बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बेटा, ये सही आंसर है ईपी साइक्लॉइड। जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है, इट इज फर्स्ट का बी, ईपी साइक्लॉइड। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, डैश इज अ कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट on the circumference of a circle which rolls without slipping on a straight line। यानी कि एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु द्वारा उत्पन्न एक वक्र है जो एक सीधी रेखा पर फिसले बिना लुढ़कता है, उसे क्या कहते हैं? इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहले फिगर हम देखेंगे फिर ऑप्शन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है जो सर्कल है, इस बार किसी सर्कल के ऊपर ना रोल करते हुए, सर्कल के ऊपर ना आगे बढ़ते हुए सीधे रास्ते पर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने की कंडीशन वही है कि पूरा 360 डिग्री से घूम जाना, यानी कि पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन इसको लेना है। तो वही मैंने पी पॉइंट यहाँ मार्क किया। वो पी पॉइंट किस रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ेगा, यहाँ तक पहुंचेगा। इस रास्ते को इस बार हम साइक्लॉइड बोलते हैं। अगर रास्ता स्ट्रेट पाथ है तो इसे हम साइक्लॉइड बोलेंगे। तो इसमें जो स्ट्रेट पाथ की बात हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर होगा 2 का सी, दैट इज साइक्लॉइड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर इन्वोल्यूट इज। इन्वोल्यूट की गणितीय समीकरण है। अब इसमें चार इक्वेशन आपको दी गई हैं। अब चारों में से सही इक्वेशन मैं बता देता हूं आपको, ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए। वाइवा में भी आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी आ सकता है। इक्वेशन है x इज इक्वल टू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर थीटा साइन थीटा। तो ये इसकी सही इक्वेशन है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला प्रश्न है, अ गियर टूथ प्रोफाइल इज इन द फॉर्म ऑफ। एक गियर टूथ प्रोफाइल किसके रूप में होता है? इसके भी चार ऑप्शन दिए हैं: पैराबोला, इन्वोल्यूट, स्पाइरल, हेलिक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है इन्वोल्यूट। अब मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा आपको। देखिए, ये पूरा गियर प्रोफाइल है, पूरा देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल ली जाती है गियर के लिए वो इन्वोल्यूट ली जाती है, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक अच्छा पार्ट है। अब अगला प्रश्न है, अ कर्व्ड ट्रेस्ड out by a point which moves uniformly both away or towards the center is known as। यानी कि एक ऐसे बिंदु द्वारा बनाया गया वक्र जो केंद्र से दूर या फिर उस केंद्र की तरफ समान रूप से चलता है, उसे क्या नाम से जाना जाता है? तो उसे हम बोलते हैं आर्क मीडियन स्पाइरल। जो आपने देखा होगा ना, बचपन में देखा होगा,
कुछ टॉयज वगैरह देखे होंगे, इसमें जो स्प्रिंग होती है वो स्पाइरल शेप की होती है। और आपने देखा होगा जो मॉर्टिन जो लाते हैं मॉस्किटो किल करने के लिए, वो जो शेप होता है वो कर्व का, उसे हम बोलते हैं स्पाइरल। तो उसमें से ही एक है आर्कमीडियन स्पाइरल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर फिफ्थ का भी, दैट इज आर्कमीडियन स्पाइरल। ये शेप किस तरह से होता है, इस तरह से होता है। तो दिस इज आर्कमीडियन स्पाइरल, और इसी के बारे में कहा है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ या केंद्र की तरफ समान रूप से कर्व बना होता है, बिंदु मूव करता है। तो ये कर्व जो होगा इसे आर्किमिडियन स्पाइरल हम बोलेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द साइक्लॉइड कर्व, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण चक्रीय वक्र का प्रतिनिधित्व करता है। चार ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, चारों इक्वेशन एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से आप। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है y इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। तो इसकी इक्वेशन भी आपको अच्छे से कंठस्थ याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, द जनरेटिंग सर्कल विल बी इनसाइड द डायरेक्टिंग सर्कल, यानी कि इसमें जनरेटिंग सर्कल डायरेक्टिंग सर्कल के अंदर होता है। किसमें होता है, अपन ने देखा साइक्लॉइड देख लिया अपन ने। साइक्लॉइड में क्या होता है, ये तो स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता है एक सर्कल, इन्वोल्यूट अलग चीज है, सरकमफेरेंस अलग है, हाइपोसाइक्लॉइड हो सकता है बिल्कुल। ईपी साइक्लॉइड में क्या होता है, वो बड़े सर्कल के यानी कि रोल डायरेक्टिंग सर्कल के बाहर सर्कल मूव करता है, तो वो होता है ईपी साइक्लॉइड। इसमें पूछा गया इनसाइड यानी कि डायरेक्टिंग सर्कल के अंदर वो सर्कल मूव होना चाहिए, तो वो होता है हाइपोसाइक्लॉइड। तो उसका सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिगर के थ्रू आप देखिए, ये बाहर वाला सर्कल दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सर्कल, इस तरह से बड़ा सर्कल है, इसके अंदर एक छोटा सर्कल मूव कर रहा है। और ये पॉइंट अगर इसके मैंने सरकमफेरेंस पे मार्क किया, तो ये पॉइंट जैसे जैसे ये चक्का आगे बढ़ता जाएगा, ये सर्कल आगे बढ़ता जाएगा, इस रास्ते से होता हुआ पॉइंट इस रास्ते तक पहुंचेगा, तो इसको बोला जाता है हाइपोसाइक्लॉइड। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना होगा, हालांकि ये कैलकुलेशन आपने किया हुआ मगर फिर भी एग्जाम में आ सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये कैलकुलेशन भी पता नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, यानी कि निम्नलिखित वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको पाई का मान कितना लेना है, 3.14 लेना है। अब आप सॉल्व करिए फटाफट इसको। और जिस इसमें आपको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है, 23 दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है, 23 दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन अगर मैं करता हूं, तो पहले तो डायमीटर दिया 23 यूनिट, रेडियस उसका आधा होता है, तो 23 का मैंने आधा किया, रेडियस कितना निकल के आया, 11.5 यूनिट। और सरकमफेरेंस निकालने का जो परिधि निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई का मान मुझे दिया था, या 22/7 भी आप ले सकते हो, और रेडियस से इंटू कर दो, सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा 72.22 यूनिट, यानी कि इस ऑप्शन के आधार पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो, नीचे दिए चित्र को पहचानिए। अब फिगर दिया हुआ, ऐसा भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है आपके सामने, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ लिया है। आपको ऑप्शन दिए कार्डियोइड, साइक्लॉइड, इन्वोल्यूट, ट्रोकोइड। तो आपको इस फिगर को देख के समझ जाना है, ये फिगर कार्डियोइड होता है, ये हार्ट के शेप का होता है ना, तो इससे आप याद कर सकते हैं ये कार्डियोइड होता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10वें प्रश्न की बात करें, 10वां प्रश्न है, आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। थोड़ी देर पहले इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र को पहचानिए। तो इसमें दिया है कार्डियोइड, ट्रोकोइड, इन्वोल्यूट, आर्किमिडियन स्पाइरल। तो उसका बिल्कुल सही आंसर आर्किमिडियन स्पाइरल ही है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।